हेलो दोस्तों, मैं संतोषी ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले मैथ्स और रीजनिंग के एक एक चैप्टर को एनालाइज किया, उस पर हम लोग थ्योरी बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट समझे और क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम थोड़ा सा जीएस के पोर्शन में भी देख लेते हैं कि जीएस के किस तरीके से टॉपिक्स होते हैं, और उसके फंडामेंटल तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पटवारी के लिए 10 दिन बचा है, तो मैं 10 दिन के हिसाब से पॉलिटी का सिलेबस बस उठा रही हूँ और उसी को ही अभी कंटिन्यू करूँगी। और पटवारी पटवारी का एग्ज़ाम जब हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से मैं वीडियो आपको शेयर करूँगी और जितना हो सके मैं अपना एफ़र्ट दूँगी ताकि मेरा जो मोटो है वो कवर हो सके। और मेरा मोटो बस यही है कि टू स्प्रेड द नॉलेज ऑल ओवर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, इसके अंतर्गत हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में क्या है कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बोल रहा है। तो पटवारी में दोनों पूछ रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ही टॉपिक्स को ले रहा है, पूरा टॉपिक नहीं ले रहा है। तो हम लोग कुछ टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। मैं जितना हम लोग पॉलिटी का सिलेबस में मुख्य संविधान प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत ही निम्न है, ज़्यादा हम लोग के पास ये टॉपिक्स नहीं हैं। मुख्य संवैधानिक प्रावधान हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम संविधान क्या है ये पढ़ेंगे। संविधान नियमों, उपनियमों और एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है और देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा कहलाता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंग में शक्तियों और दायित्वों को भी सीमांतर और जनता और राज्य के बीच में संबंध को बनाता है। मीन्स हमारे यहाँ संविधान का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। महत्व होने का कारण सिर्फ यही है कि बिना संविधान के हम लोग बिना कोई डॉक्यूमेंट के और नियम के एक देश चल रहा है ऐसा लगेगा, यानी कि बिना नियम के आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो संविधान का महत्व ही देख लेते हैं। इसके अनुसार महत्व में हम लोग देखेंगे कानून कौन बनाएगा। संविधान में बहुत ज़रूरी है कि कानून कौन बनाएगा, ये वो सुनिश्चित करता है। और साथ ही साथ समाज शक्ति और समाज शक्ति का निर्णय लेने में भी ये बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है। समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति होती है किसके पास होगी, सरकार कैसे निर्णय लेगा, निर्धारण करेगा, यह सब वही संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को भी अभिव्यक्त करने में और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में हमारा संविधान बहुत ज़्यादा उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। उचित परिस्थितियों में भी यह निर्माण करने में कार्य करता है और ये निरंकुश बनाता है, भूत वर्तमान भविष्य की झलक दिखलाता। संवैधानिक विकास के चरण में देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमारे संविधान का पहला इतिहास है जो कहता है किस तरीके से संविधान हमारे भारत पर आया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अधिनियम में भारत में कंपनी के शासन में पहली बार एक लिखित संविधान को प्रस्तुत किया। लेकिन भारतीय संवैधानिक इतिहास में यह विशेष महत्व इसलिए रख रहा है क्योंकि इससे प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इसके प्रावधान हम देखेंगे तो बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास अलग प्रांत थे जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल 4 सदस्य वाले परिषद की नियंत्रण सरकार की स्थापना की गई।
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई और बंगाल और बिहार उड़ीसा शामिल किए गए। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्प्ले थे। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद 4 सदस्य के कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल कहलाने लगे। एक्ट के तहत बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की वजह से यह सेल्फ रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों में निजी व्यापार, भारतीय लोगों में उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कंपनी पर ब्रिटिश कोड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्निंग बॉडी पूरी तरह से कंट्रोल में थी, यानी कि भारत पूरी तरीके से क्राउन के कंट्रोल में आ गया था। भारत का जो भी राजस्व है, नागरिक है, सैन्य मामले हैं, ब्रिटिश सरकार को सब चीज़ बताना पड़ता था। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को सुनिश्चित करना पड़ता था। एक प्रकार से भारत में आए अंग्रेज़ों ने मनमानी जो करना शुरू किया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश क्राउन महारानी एलिजाबेथ के अंडर में आ गई थी और यहाँ पे जितने भी व्यापारी आए थे वे उस चीज़ को पूरी तरीके से अब महारानी के हाथों सौंपने लगे थे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमारा अगला प्रावधान एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जिसके अंतर्गत 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य में यह एक्ट लाया गया था। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी। अभी तक के क्या हो रहा था कि कलकत्ता के पास प्रेसिडेंसी मद्रास और बंगाल की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में विधि निर्माण की शक्ति बंगाल और बिहार और उड़ीसा के अंतर्गत भी कर सकती थी। अधिनियम में प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद जो 4 सदस्य वाली परिषद है और सर्वोच्च न्यायालय का जो इंटरफेरेंस है ये बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, ये सब में जो भी असीमितता थी उस पर लिमिटेशंस लाना इस प्रावधान का मेन मकसद था। अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय में यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती और सरकारी अधिकारी की हैसियत से ही क्यों ना हो, और अधिकारी सरकारी रूप से किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में से बाहर हो गए। मीन्स यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में ये रोक लगाया गया कि कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो वहाँ का। ठीक है। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं और आदेश लागू करने के समय सरकार कानून बनाने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए भारत में सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। क्या है कि भारत में ज़्यादातर सांस्कृतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है और उसी के अंतर्गत यहाँ पे इस कानून को लाने का मेन मकसद ये भी है कि वहाँ के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज है जो भारत में जो सम्मान के लायक है उसका भी आप सम्मान करें। क्रिश्चियंस जो रहते हैं यानी ब्रिटिश क्रिश्चियन होते हैं उनका धार्मिक तौर तरीका अलग होता है और भारतीयों का अलग होता है, तो वे एक दूसरे के साथ मतभेद या भेदभाव ना हो। ठीक है। इसके साथ पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे हम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें हम देखेंगे एक्ट में संसद में प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था और साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लाया गया था। इस एक्ट में ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में मुख्य विशेषता है निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और व्यापारिक मामलों के अधीक्षण, मॉनिटरिंग करने वाले और राजनीतिक मामलों में प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके नाम से जाना जाता था। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट को मेन हम लोग
ब्रज शासन से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कोड ऑफ डायरेक्शन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्ट्रेस, कोड ऑफ डायरेक्टरेट एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम दो प्रमुख कारण देखेंगे। पहला, भारत की कंपनी के अधीन क्षेत्रों में सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र आया गया, जिसमें और दूसरा ये है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी और प्रशासन संबंधित कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत पूरी तरीके से कंपनी के अधीन हो गई है, और दूसरा ये है कि भारत जो कंपनी है उसके संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य है वो पूरे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो 4 संख्या को घटाकर 3 कर दी गई। मद्रास और बम्बई की सरकारों को पूरी तरीके से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इसके बाद हम चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे। हमारे पास 4 चार्टर एक्ट्स हैं जो प्रावधान के अंतर्गत आया जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि चार्टर अधिनियम के अंतर्गत संविधान की नींव रखी गई है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में अधिकार पत्रों में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि कंपनी को और ज़्यादा अधिकार मिला है 20 वर्षों के लिए। और भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है, यानी एकाधिकार अथॉरिटी को हटा दिया गया। कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में एकाधिकार बरकरार रखा गया है। क्या कर रहे हैं क्राउन जो है, सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो कंपनी में जो भी वहाँ से व्यापारी जाते हैं ब्रिटिशर्स, उन सब का जो एकाधिकार रहता है, वो अथॉरिटी जो अपने मनमानी करते हैं, उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी को समाप्त कर दिया। बस चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार है उसको बरकरार रखा। कुछ सीमाओं में भारत के साथ व्यापार करते हेतु ब्रिटिश वासियों ने मुक्त व्यापार की अनुमति भी दे दी थी, यानी कि फ्री ट्रेड का भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट था। ईसाई मिशनरियों में भारत में धर्म का प्रचार किया गया और 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या किया गया, भारत में शिक्षा, एजुकेशन का नींव डल रहा है यहाँ से इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 1 लाख रुपए का खर्च करने का और धर्म के प्रचार की अनुमति और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश स्टेट्स को संवैधानिक रूप से परिभाषित किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना 1813 था। इस अधिनियम का निर्माण प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार 1833 में विधि निर्माण को और विधि निर्माण संबंधित कार्यों को स्पष्ट करता है। यानी यहाँ पे विधि निर्माण और विधि संबंधित जो कार्य हैं उस पर बताया गया। कंपनी या व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो व्यापार से रिलेटेड जितना भी कंपनी को अधिकार मिलता था, जो मनमानी वो कर रहे थे, उसे पूरी तरीके से अब समाप्त कर दिया गया। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत शासन करना ही रह गया। अब वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ भारत पर शासन कर रहे हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। देखो, कलकत्ता से वो कहाँ तक चला गया, बंगाल से कहाँ चला गया, अब भारत, यानी कि उसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी प्राप्त कर दी गई, सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। पहले कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून बनने को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर विधायिका शक्ति थी वो सब क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से भारत के विधि निर्माण में अथॉरिटी पा रहे हैं। यानी कि छोटा क्षेत्र था, प्रांत बस था, अब क्या हो रहा है, पूरा भारत पर वो एकाधिकार ले रहे हैं। और नियामक कानूनों को नियामक कानून कहा जा रहा है
और वैसे ही नए कानून जो बन रहे हैं उनको एक्ट या अधिनियम कहा जा रहा है। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य हो रहे थे, 4 से 3 हो गया था। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य चौथे सदस्य को फिर से इंक्लूड कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राज्य के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। कार्य के क्षेत्र में विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले को एक प्रकार से विधि आयोग का प्रथम गठन करने वाला कहा जाता है। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम बार यहाँ पे सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा सेकंड अधिनियम में, चार्टर अधिनियम में। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले भारतीय केवल धर्म, जाति, वंश, रंग, जन्मजात के आधार पर कंपनी से पद में वंचित नहीं हो सकते। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया भारत में दास प्रथा समाप्त करने के आवश्यक कदम उठाएं और ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण में प्रथम संकेतक इस एक्ट में मिलते हैं। यानी ये बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा, देखना होगा कि कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम 1833 हमारा कवर हो गया है। 1833 में बहुत सारी चीज़ें थी तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। अब हम चार्टर अधिनियम 1853 में देखते हैं। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका के सशक्त बनाने में विस्तार सहयोग करने के लिए था और इसके प्रमुख लक्षण क्या थे? पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद में 6 सदस्यीय विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अभी हमने देखा था कि एक विधायी सदस्य भी था, उसके साथ साथ प्रशासनिक कार्यों के लिए भी एक सदस्य को इंक्लूड कर दिया गया, दो और आ गए। और गवर्नर जनरल में परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्य करते थे तो 6 सदस्यों में वृद्धि करके उसे विधान परिषद में 12 सदस्य कर दिया गया। 6 सदस्यों में बंगाल में मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधित्व शामिल थे। देखो 6 सदस्य हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा के जो प्रांत के एक प्रतिनिधित्व शामिल हैं, ठीक है। 12 टोटल हैं, उसमें से 6 सदस्य यहाँ से हैं। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। परिषद में आगे चलकर एक लघु संसद का रूप भी ग्रहण कर लिया गया। यहाँ पे एक संसद बनना स्टार्ट हो रहा है। देखो सब चीज़ आपको हर एक चार्टर एक्ट में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? लघु संसद का रूप धारण कर लिया। निदेशक मंडल के सदस्य में संख्या 24 को घटाकर 18 कर दी गई। संसद में जो मंडल के जो सदस्य हैं वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 करने के बाद विधान परिषद सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और प्रतियोगित परीक्षाओं में अब भारतीयों को भी शामिल कर दिया गया। भारतीय भी इसमें शामिल होने लग गए। अब मेन टॉपिक में आते हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ और उसके साथ साथ उसका संविधान का निर्माण हुआ। वह है भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के स्वरूप ब्रिटिश क्राउन भारत का शासन कंपनी के हाथों ले ली गई। इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था कानून, क्योंकि 1857 में मंगल पांडे वाला जो क्रांति हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा क्राउन डर गया था कि अब ये लोग आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था लाई गई
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब समाप्त कर दिया गया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपा गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य में भारत राज्य सचिव का एक पद लाया गया, यानी एक सेक्रेटरी का पद लाया गया, जो क्या करता है, भारत राज्य सचिव सहायता में 15 सदस्य एक परिषद का भी गठन किया गया, यानी वहाँ पे 15 मेंबर्स भी थे। सदस्य में भारत सहित सचिव सहित वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। यानी कि क्या हो रहा है, कंट्रोल आप भारत पर कर रहे हैं कंट्रोल, लेकिन वहाँ के रेवेन्यू को ही आप वेतन के रूप में उन्हें सौंप रहे हैं। और वहाँ के जो सदस्य हैं वो पूरे भारतीय नहीं हैं, पूरे क्या हैं, अंग्रेज हैं। अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष के लिए सेवा दे चुके हों और नियुक्ति में भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हो चुके हों। वहाँ पे भी कुछ क्या बोलते हैं, प्रावधान डाला गया, एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं एक प्रकार से, कि आपको 10 वर्ष वहाँ पे सेवा देना है, यानी भारत में काम कर चुके हों और भारत में अधिक से अधिक 10 वर्ष कार्य कर चुके हों और उसके साथ साथ उसमें इससे रिलेटेड वर्क भी किए हों, एक्सपीरियंस हो। भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का जो प्रथम क्या बोलते हैं वायसराय बोल रहे हैं, वो लॉर्ड कैनिंग को माना गया है, जो सीधा प्रतिनिधित्व करता था क्राउन को, भारत का, यानी कि एक प्रतिनिधित्व था वो। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। क्या कहा गया गवर्नर जनरल को? द वायसराय ऑफ इंडिया। प्रतिवर्ष भारत की नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के प्रस्तुत करता था वो। उसका कार्य क्या था? हर वर्ष नैतिक और आर्थिक प्रगति के लिए रिपोर्ट पेश करना ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम लेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत संवैधानिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह भारत सरकार और मंत्रिमंडल संसद की व्यवस्था की नींव रख रही है। देखो सिस्टमेटिक तरीके से क्या हो रहा है, सब चीज़ आगे बढ़ते जा रहा है। अधिनियम में क्या प्रावधान थे? अधिनियम का कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे और भारत में रहने वाले 10 वर्ष का जो अनुभव है वो इम्पोर्टेंट था। 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव होना आवश्यक था। ठीक है, यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रख दिया गया। 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होने चाहिए, भारत में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष की विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ठीक, मीन्स यहाँ अब क्या होते जा रहा है, और भी ज़्यादा कंट्रोल्स तो हो रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व भी भारत से लिया जा रहा है। वायसराय की विधान परिषद न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक है। शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। मीन्स अभी भी ये चीज़ हमारे संसद में देखा जाता है, 12 मनोनीत सदस्य को लिया जाता है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस से राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। मैंने अभी जस्ट कहा था कि अब भारत के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, मंत्रिमंडल संसद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई। राज्य सचिव के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य किया गया। वायसराय में विशेषाधिकार और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया। देखो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, वायसराय ब्रिटिशर्स थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनको बहुत सारे अधिकार भी दिए जा रहे हैं, भारत पर किस तरीके से गवर्न करना है।
तो उसमें से एक अधिकार इसको क्या है, अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम आदेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शासन का पहली बार समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। समविभागीय प्रणाली के अंतर्गत आप विभाग एक एक डिपार्टमेंट में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अधिनियम में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। यानी बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी कलकत्ता के हाथों में थी कानून के अकॉर्डिंग, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उनको अलग अलग सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दे रहे हैं। तो बम्बई और मद्रास को अलग दे रहे हैं, तो ये विकेंद्रीकरण के भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों को विस्तार करना और अधिक शक्तिशाली बनाना था। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि संसद भी बन रहे, मंत्रिमंडल बन रहे, विधान परिषद बन रहे, तो इसको और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य किया जाने लगा। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। अब यहाँ पे दो चीज़ों में और बढ़ते जा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। विधान परिषद और लोकसभा के अंतर्गत आ रहा है, दोनों केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद बन रहे हैं। ठीक है, 40% गैर सरकारी सदस्य होने थे। इसमें से क्या हो रहे हैं, गैर सरकारी सदस्य कितने थे, 40% रखे गए थे। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष और सीमित चुनावी प्रावधान से किए जाते थे। 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, पर यहाँ पे उसे अप्रत्यक्ष तरीके से वहाँ पे चुनाव किया गया। अभी चुनाव बोल रहे हैं, उस टाइम में चुनाव उसे नहीं बोला जाता था। वायसराय को सपरिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना, राजस्व, व्यय, बजट, इस पर प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार था। ऐसे विषयों पर नियम बनाने और सपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें बताया जा रहा है, बहस करने का, प्रश्न पूछने का, ये सब के अधिकार देने के बारे में बताया जा रहा है, राजस्व, व्यय और बजट पर चर्चा करने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिवेशन 1889, 1891 के द्वारा प्रस्तावों को भी पारित किया गया है। यानी कि भारतीय परिषद में 1892 में राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन हो गया था उस टाइम में। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909। पेज थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, इस अधिनियम में परिषदों में कार्य क्षेत्रों के अधिकार विस्तार किया गया, प्रतिनिधि प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। विशेषताएं क्या हैं इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों में बहुमत की व्यवस्था की गई थी। अब क्या हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा वाला कंडीशन, तो इसमें क्या है, सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई है। और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत से किया गया है। लोकसभा में आपका सरकारी सदस्य ही होने चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, और क्या बोलते हैं, विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य की बहुमत की व्यवस्था होनी चाहिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति में होने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले, ये इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद के सदस्यों में बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने के लिए पूर्व बजट पर वाद विवाद करने, प्रस्ताव पारित करने के लिए अधिकार दिया गया। देखो यहाँ पे बजट तो नहीं बोला जाता था, लेकिन राजस्व, व्यय और बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, वो सब चीज़ों पर भी वाद विवाद करने, उसके प्रस्ताव पारित करने का पूरा अधिकार किनको दिया गया है, यहाँ पे सदस्यों को दिया गया है। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे सब चीज़ डिबेट्स भी हो रहे हैं, साथ में साथ विषयों पर चर्चा भी किया जा रहा है और अधिकार भी दिए जा रहे हैं। जाति, वर्ग, धर्म,
के आधार पर पृथक निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई थी। पृथक निर्वाचक प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, अलग अलग एक एक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाता है, वहाँ से प्रतिनिधित्व को लिया जाता है। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पहली बार यानी कि यहाँ पे पृथक निर्वाचन के लिए मुस्लिमों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत है ये। ठीक, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय और जॉन मार्ले इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप से भी जाना जाता था। अब हम लोग का भारत शासन अधिनियम 1919 यह देखा जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 एक प्रकार से भारत का जन्म हो रहा है। अब यह क्या 18 साल के आसपास हो गया है, यानी कि थोड़ा सा परिपक्व होने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यह जाना जाता था। मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रमुख प्रावधान, केंद्र में द्वि सदन थे, यानी 2 सदन थे। विधायिका में स्थापना की गई थी, प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधान परिषद। 2 सदन में कौन कौन सा हो रहा है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सदन, जो आज के समय में राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और प्रांतों में द्वैत शासन, और इसी के साथ पुनः 2 भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित क्षेत्रों में।